हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपने मेथड्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैथड से क्वेश्चन, उन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। मैथड्स तो आपने पढ़ लिए, आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या है, किस किस पर इन लोगों ने फोकस किया, यानी डायरेक्ट मेथड पर जो फोकस किया गया है किस पे फोकस किया गया है, या डॉक्टर वेस्ट मेथड में किस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि आपके 4 स्किल हो जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। तो इसमें किस किस ने, यानी किस किस मेथड में जो उनके आविष्कारक हैं, यानी कि भाई किसी ना किसी ने तो इन्वेंटेड किया ही, आविष्कार किया ही ना किसी के द्वारा, तो वो जन्मे ही हैं। तो किन ने किन स्किल को अपनाया है, किन स्किल को निगलेक्ट किया है, तो सभी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषीय, जो आपको पता भी है क्योंकि आप लोगों ने मेथड्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी का ये फर्स्ट क्लास यानी पहला क्लास हो, पहली बार वो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो चीज़ें तो हर एक पता होनी चाहिए ना। तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषीय, मेथड का मतलब होता है विधि, ठीक है। मेथड का मतलब क्या होता है? तो विधि। हु इन्वेंटेड मतलब क्या होता है? तो आविष्कार होता है। क्या होता है? तो आविष्कार, यानी किसने आविष्कार किया, किसने जन्म दिया, वो चीज़ आप कह सकते हो, है ना। तो आविष्कारक मतलब जन्म देने वाला, जनक, जननी। हु यानी किसने दिया, तो हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी पद्धति का आविष्कार किसने किया। तो इसमें नाम है H.E. पामर हो जाते हैं, इन्होंने दिया, या डॉक्टर वेस्ट हो जाते हैं, या प्रोफेसर C.J. डॉटसन हो जाते हैं, या आपके प्रोफेसर ये आपके हो जाते हैं जेस्पर्सन, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड की बात हो रही है, द्विभाषीय पद्धति की बात हो रही है, द्विभाषीय मेथड की बात हो रही है, तो प्रोफेसर C.J. डॉटसन हो जाते हैं। ये बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है? ये देखिए द्विभाषीय होता है, जैसे हम आपसे हिंदी में भी बात कर रहे हैं प्लस इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश जो है उसको हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम बाइलिंगुअल आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, यानी 2 भाषाओं में चीज़ों को पढ़ना, पढ़ाना, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल मेथड। और किसने इन्वेंटेड किया? तो प्रोफेसर C.J. डॉटसन हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही बनते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, नोट डाउन कीजिए। न्यू मेथड इज रिलेटेड, यानी कि नई विधि। न्यू मेथड यानी न्यू का मतलब क्या होता है? नया, नई, है ना। नया, या आप नई भी लिख सकते हो, जहाँ पे जैसा होता है सेंटेंस उस तरह से पढ़ा जाता है। मेथड मतलब क्या होता है? तो अभी बता चुके हैं, विधि होती है। और इज रिलेटेड, यानी रिलेटेड मतलब क्या होता है? तो संबंध होता है। यहाँ पे क्या है? किससे संबंधित है? संबंध, रिलेशन मतलब होता है संबंध, है ना। और रिलेटेड है यानी संबंधित है ना। इस तरह से आप कह सकते हो ना, संबंधित है, किससे संबंधित है? तो न्यू मेथड इज रिलेटेड यानी नई विधि किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और जेस्पर्सन। देखिए ऑप्शन आपके वही हैं, लेकिन इसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो जब आंसर चेंज हो जाएगा तो न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और जेस्पर्सन। तो आंसर आपका जो राइट हो जाता है वो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, डॉक्टर वेस्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कहने का मतलब यह है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब, ग्रामर मतलब क्या होता है? तो ग्रामर मतलब होता है व्याकरण,
ठीक है। ग्रामर मतलब व्याकरण हो जाता है, ट्रांसलेशन मतलब क्या हो जाता है, तो अनुवाद हो जाता है, क्या हो जाता है, तो अनुवाद हो जाता है। और मेथड मतलब क्या हो जाती है, तो मेथड मतलब हो जाते हैं विधि, ठीक है। एम्फेसाइज, महत्व, यानी एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देती है। और किस पे, इंपॉर्टेंस यानी महत्व पर, भाई इंपॉर्टेंट है वो चीज़, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से तो आप कहते हो ना। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस पर सबसे ज़्यादा यानी व्याकरण अनुवाद विधि है वो किस पर सबसे ज़्यादा महत्व देती है, किस पर जोर देती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नोन ऑफ दीज। तो किस पे सबसे ज़्यादा देती है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका हो जाता है रीडिंग पर। और आपका एक चीज़ और है, जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो भी आपके रीडिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। और इसमें तो ये है कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो ये भी है कि हाँ, इस पे देखिए आपसे, तो इसमें आपका हो जाता है जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है आपका, वो भी रीडिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। और स्किल आपके कितने हैं, तो 4 स्किल हो जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और आपका स्पीकिंग हो जाता है, ठीक है। ये स्किल 4 होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया है, तो रीडिंग पर किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर 1990 में, 1901 में, 1801 में या 1910 में। तो किस में हुआ, तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 1901 में। तो इसलिए आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण है। कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्या है, जो आपके सेंटेंस है यानी वाक्य हैं, तो उसको क्या है, एक व्यवस्थित रखना होता है। कहते नहीं, जैसे आपका वर्णमाला हो जाता है, तो अगर उसको व्यवस्थित रखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाएगा। अगर जैसे हम आपसे पूछे कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं आप आ से ज्ञ तक तो लिखें या ए से जेड तक तो आप लिखें, लेकिन ए कहीं ए आपने स्टार्टिंग में ए लिखा, या आपने बी कहीं पे लिख दिया, बी के बाद आपने डी लिख दिया, डी के बाद आपने एच लिख दिया, तो ये व्यवस्थित समूह नहीं है। तो ये नहीं आपका वर्णमाला हुआ। यानी वर्णमाला क्या हुआ, जो व्यवस्थित समूह होता है, यानी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ये आपके होते हैं। तो इस तरह से ये जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण में पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। आपका वन वे अप्रोच यानी एक तरफा दृष्टिकोण है, या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है, ये ए एंड बी बोथ है, ए और बी दोनों है, यानी वन वे अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच दोनों हैं, या नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं आंसर कौन सा हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे ए और बी दोनों सही है ऐसा, या दोनों नहीं सही है ऐसा, या इनमें से सभी सही है या सभी गलत है। तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि क्या होता है, फोकस कर लेते हैं और उसी पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर एग्जामिनर क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस डाल देता है। तो चीज़ों को अच्छे से समझ कर ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर का है वो आपका हो जाता है विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, यानी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सरल दृश्य सहायता में नहीं है। दृश्य मतलब क्या होता है, सिंपल विजुअल एड्स, विजुअल यानी दृश्य यानी दिखने वाला, विजुअल मतलब जो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाला क्या है, यानी सरल दृश्य सहायता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं नोट, यहाँ पे जब नोट आए तो थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करें, क्योंकि जब नोट होता है तो आंसर ही चेंज हो जाता है। आप तो इस पे होंगे कि विच वन इज इन द सिंपल विजुअल एड्स, अब कौन सा है, कौन सा दिखने वाला है, आपने फटाक से टिक कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहा नोट, यानी हमें नोट के साथ जाना है, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी नेगेटिव के साथ जाना है। तो ब्लैक बोर्ड यानी हम इसको देखते हैं, चाक बोर्ड, बुक्स, इनको हम क्या करते हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, यानी ये दिखने वाले हैं, यानी ये दिखने वाले हैं। लेकिन रेडियो क्या है, रेडियो में हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, रेडियो में हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से आप एक बार समझ लें, विच
वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, कौन सा दिखने वाला नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सरल दृश्य सहायता में नहीं है। तो आपके ये सब हैं इसलिए नहीं है, और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि हमको किसके साथ जाना है, नेगेटिव के साथ जाना है। रेडियो आपका राइट आंसर हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ज़रूर हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। हु विल बी इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, आविष्कार। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, द्विभाषीय। द्विभाषीय यानी दो भाषा में शिक्षा देना, या आप दो भाषा में चीज़ों को सीख रहे हैं, या हम आपको दो भाषा में चीज़ों को सिखा रहे हैं, द्विभाषीय बाइलिंगुअल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, द्विभाषी पद्धति का आविष्कार कौन करे, किसने किया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सीजे डॉनसन, नॉन ऑफ देम। कौन आ जाते हैं, इसका अभी आप लोग देख भी चुके हैं, इसका आंसर एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था, अब थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आंसर लेकिन वही रहेगा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। आंसर आपका प्रोफेसर सीजे डॉटसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, मैथड, यानी मैथड कह सकते हैं, अप्रोचेस कह सकते हैं। मैथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके या दृष्टिकोण हैं। कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, तो इसमें आपका हो जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो आप पढ़ चुके हो, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें क्या होता है, व्यवस्थित समूह में वाक्यों को रखना होता है ना। तो आपने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, और भी इसको कई नामों से जाना जाता है, तो ये भी आपने पढ़ा। इसमें कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी इसमें किस तरह से हम ज्ञान लेते हैं, किस तरह से हम सीखते हैं। तो जैसे अनुवाद करके, यानी हर एक चीज़ ग्रामर को समझकर, इस कहाँ पे यूज़ होगा, एम कहाँ पे यूज़ होगा, आर क्यों लगता है, वाज कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, सभी चीज़ें समझते हैं ना, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रत्यक्ष, एकदम सामने, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ठीक है, एकदम डायरेक्ट हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, है ना। तो ये हो जाता है, अगर किसी चीज़ के बारे में हमको बताना है, अगर मान लीजिए एप्पल के बारे में बताना है, तो एप्पल हमने सामने रखा और आपको उसके बारे में बताया, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सभी चीज़ें हमने आपको बता डाली, तो ये हो जाता है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम यानी ये सभी हैं। तो मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, भाई ये सभी हैं, सभी तो हम लोगों ने पढ़ी है ना, ये जितने भी मेथड्स हैं सबको कंप्लीट किया है, और डिटेल में इसके बारे में जाना है। अब मेथड्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चरल अप्रोच भी पढ़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी पढ़ा, और डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, यानी ये सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कहीं पे क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आया है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई क्वेरीज है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर है यहाँ पे, सॉरी, फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम। इसका मतलब क्या है, सौंदर्य, यानी सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ कविता के बारे में कौन कहता है, यानी ये जो कविता है इसके बारे में किसने कहा है। तो मैक्स मुलर हो जाते हैं, और विलियम शेक्सपियर हो जाते हैं, और पीवी शेल हो जाते हैं, और आपका जॉन कीट्स हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। ये तो नाम है, आपको इनके नाम बताने सिर्फ कि ये जो आपका हो जाता है सौंदर्य, सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ कविता के बारे में कौन कहता है, किसने कहा है, तो आंसर आपका हो जाता है जॉन कीट्स, यानी कि आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें आप लोग बोर भी ना हो, चीज़ों को अच्छे से समझ भी ले, नोट डाउन भी कर ले, जो उसकी मीनिंग्स बताते चलते हैं वो भी आप लोग नोट डाउन कर ले। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी जितने भी आपके मेथड्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से घुमा के भी, उस तरह से सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 10 नंबर का, कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन, यानी वार्तालाप दो व्यक्तियों, यानी दो व्यक्तियों के बीच संवाद,
कन्वर्जेशन इज डायलॉग बिटवीन पर्सन, यानी कितने लोगों के बीच होता है। अब डायलॉग जो है यानी वार्तालाप है, तो कम से कम कितने लोग हों। जैसे बातचीत कर रहे हैं तो आप अकेले क्या बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझ लेते हैं। कन्वर्जेशन मतलब क्या होता है, वार्तालाप होता है ना। तो 4 2 1 3, तो कम से कम, जैसे 4 अगर नहीं है भाई, 4 लोग नहीं हैं तो हम बात कर सकते हैं। यानी 4 लोग अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई 4 ही लोग हों बात करने के लिए, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। जैसे आप हो, 1 लोग और हों, तो आपकी भी काउंटिंग हो रही है और जो नेक्स्ट पर यानी अगला जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी काउंटिंग हो रही है, यानी आपकी भी हो रही है और आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी भी काउंटिंग हो रही है। यानी कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी वार्तालाप कितने लोगों में कम से कम हम कर सकते हैं, तो 2 लोग हो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, वैसे तो 10-20 जितने लोग हों, बहुत लोग हैं मैनेज भी कर लेते हैं, बीच में बैठते हैं, 10 लोग इधर उधर बैठे हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं, वो बात अलग की है, लेकिन कम से कम 2 लोग हों तब बातचीत आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप लोग करें, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, यही बहुत है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलें, और अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप अगर क्वेरीज है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें।